नमस्कार। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ब्रेंकियोस्टोमा या एम्फिओक्सिस। एम्फिओक्सिस ये एक सेफेलोकॉर्डेट एनिमल है। हम प्रोटोकॉर्डेट्स दो एनिमल की बात कर रहे थे। हमने जब टॉपिक की शुरुआत की थी तब हमने पढ़ा था कि हम दो एनिमल्स का अध्ययन करेंगे, एक हर्डमानिया और एक एम्फिओक्सिस। इन दोनों एनिमल्स का अध्ययन करेंगे। हर्डमानिया चूँकि यूरोकॉर्डेट था, उसको हम पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में, और एम्फिओक्सिस जो है वो सेफेलोकॉर्डेट का है। आज हम उसको पढ़ेंगे। एम्फिओक्सिस की बात करते हैं तो सबसे पहले 1778 में इसको पलस नाम का एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको खोजा था। और ये एनिमल जो है फिश लाइक एनिमल होता है, मछली के जैसे दिखाई देता है। ये देखेंगे इसको, ये एक्चुअल इसका डायग्राम है। और इसमें जो कॉर्डेट करेक्टर होते हैं वो इसके जीवन पर्यंत रहते हैं, लाइफ टाइम रहते हैं। इसकी जो शेप है वो स्पिंडल शेप होती है, यानी कि आगे से और पीछे से नोकदार होता है और बीच में ये फूला हुआ होता है, इसीलिए इसको लैंसेट भी कहते हैं। और एम्फिओक्सिस जो नाम रखा गया है वो एम्फिओक्सिस भी इसी वजह से रखा है कि एम्फी यानी बोथ और ऑक्सिस का मतलब है शार्प, यानी कि जो बोथ हैंड हैं उसके ये शार्प होते हैं, इसी वजह से इसको एम्फिओक्सिस कहते हैं। लैंसेट भी इसलिए कहते हैं, भालेनुमा जैसा होता है, इस वजह से इसको लैंसेट भी कहते हैं। यदि इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन में फाइलम कॉर्डेटा, क्योंकि इसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है इसलिए इसको कॉर्डेट में रखा गया है। ग्रुप एक्रेनेटा, क्योंकि इसमें स्कल नहीं पाया जाता है इसलिए एक्रेनेटा। सेफेलोकॉर्डेटा, सेफलस यानी हेड वाले रीजन में नोटोकॉर्ड पाई जाती है, इस वजह से सेफेलोकॉर्डेटा में रखा जाता है। लेप्टोकॉर्डाई और ब्रेंकियोस्टोमेडाई, ये ब्रेंकियोस्टोमा जो है ब्रेंकियोस्टोमेडाई में आते हैं, इसलिए इसको ब्रेंकियोस्टोमा में रखा जाता है। इसका जो टाइप है वो ब्रेंकियोस्टोमा है। लेप्टोकोडाई में इसलिए रखा है क्योंकि ये फिश लाइक एनिमल होते हैं, इसलिए इसको लेप्टोकोडाई में रखा गया है। अब बात करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट्स की। हैबिट और हैबिटेट्स, आवास और जो है आवास और स्वभाव। तो हैबिट हैबिटेट की यदि बात करते हैं तो इसमें कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन यानी विश्वव्यापी ये एनिमल है। मराइन है, मरीन एनिमल है, यानी कि ये जलीय समुद्री जीवी है। और शैलो वाटर में ये पाया जाता है। कोस्टल रीजन जो है वहाँ पर ये छिछले पानी के अंदर ये पाया जाता है। बरोइंग और नॉक्टर्नल है। बरोइंग यानी बिलकारी जीव है, बिल में रहने वाला जीव है, और रात्रिचर ये प्राणी है। अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं, बाह्य संरचना की यदि बात करते हैं तो इसकी जो साइज है वो 2 से 3 इंच लंबा होता है। ये वाइटिश क्रीमिश येलो होता है। मैंने बताया कि इसकी जो बॉडी है वो लगभग ट्रांसपेरेंट होती है, इसलिए वाइटिश और क्रीमिश येलो होता है। बॉडी जो है वो लेटरली कंप्रेस्ड होती है। यदि इसकी संरचना देखेंगे तो फिश के समान ये जो है लेटरल साइड से, यानी कि पार्श्व जो सतह से ये चिपकी हुई होती है। ठीक है। और ये ऐसा लगता है जैसे फिश लाइक बट विदाउट आइज़, मतलब कि ये फिश जैसा दिखता है लेकिन इसमें आइज़ नहीं पाई जाती हैं, ये है ना। इसकी बॉडी को दो भागों में बांटा जाता है ब्रॉड रूप से, एंटीरियर ट्रंक और पोस्टीरियर टेल। आगे वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है एंटीरियर ट्रंक, और पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो कहलाता है पोस्टीरियर टेल। इसमें जो है ट्रू हेड जो है एब्सेंट होता है, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्रेनियाटा में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें कोई स्कल वगैरह नहीं पाया जाता, तो इस वजह से इसमें ट्रू हेड एब्सेंट होता है। इसमें अपर्चर्स की बात करें तो 3 मुख्य जो है इसमें अपर्चर पाए जाते हैं। इसमें एक माउथ का होता है, एक आर्ट्रियोपोर पाया जाता है इसमें, और थर्ड जो है वो एनस इसमें पाई जाती है। यदि हम इसकी संरचना देखेंगे तो इसमें 3 जो है पोर पाए जाते हैं। ये तो 3 पोर हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये माउथ का रीजन है, यही माउथ ओपनिंग है इसका। ठीक है। ओरल हुड वाले जो सिराई हैं यहाँ इसके माउथ के चारों ओर पाए जाएंगे। ये एट्रियोपोर, ये यहाँ पर एनस से पहले एट्रियोपोर पाया जाता है। और तीसरा जो है वो एनस का जो पोर होता है, ये 3 इसमें ओपनिंग होती है इसके जो डायग्राम में। ठीक है। फिन्स और फोल्ड्स की बात करते हैं तो इसमें 3 लॉन्गिट्यूडनल फिन्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? मीडियन डोर्सल फिन, मीडियन वेंट्रल फिन और कॉडल फिन। यदि इसकी संरचना देखें तो मीडियन डोर्सल फिन, ठीक है, ये जो हिस्सा है ये तो है कॉडल फिन का यहाँ। ठीक है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो दिख रहा है ये है डोर्सल फिन, मीडियल डोर्सल फिन।
और जो तीसरा था मीडियन वेंट्रल फिन, ये जो तीसरा जो था मीडियन वेंट्रल फिन, तो ये जो मीडियन ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है मीडियन वेंट्रल फिन, ये है ना। तो इसमें 3 जो है इसमें फिन पाए जाते हैं। ये जो है एम्फियोक्सिस की ओवरऑल संरचना है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। एक्सटर्नल फीचर्स में यदि हम देखें तो इसमें मायोटोम्स की सीरीज पाई जाती है एक, ठीक है। मसल्स के बैंड पाए जाते हैं जिनको मायोटोम्स कहा जाता है। और मायोटोम्स के नीचे की तरफ माउथ और एट्रियोपोर के बीच में गोनेड्स की एक सीरीज पाई जाती है। यदि हम इसको यहाँ पर देखेंगे वापस बैक वाले में, तो हम कह रहे हैं कि एट्रियोपोर और माउथ दोनों के बीच में, एट्रियोपोर और माउथ दोनों के बीच में गोनेड्स की सीरीज पाई जाती है। और ये जो हैं इसमें मायोटोम्स पाए जाते हैं। पूरी बॉडी में जो है मायोटोम्स पाए, मसल्स के बैंड्स पाए जाएंगे तो ये मायोटोम्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी बॉडी वॉल को यदि ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं इसका बॉडी वॉल का, तो ऊपर ही ऊपर जैसे हमने बताया कि ट्रांसपेरेंट स्किन होती है, इंटेगमेंट पाई जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। उसके नीचे मसल्स फाइबर का सघन जाल पाया जाता है जिसको मस्कुलेचर कहा जाता है। और इसके नीचे पार्शियल पेरिटोनियम की लेयर पाई जाती है। ये जो है 3 लेयर इसकी बॉडी वॉल में पाई जाती है। एक्सटर्नल फीचर्स की बात करते हैं। जो इसमें स्केलेटन है या कंकाल है वो न तो स्केलेटन, इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है। एंडोस्केलेटन जो है न तो बोनी होता है, नहीं कार्टिलेज का पाया जाता है इसमें। नोटोकोड जो है हेड से लेकर टेल वाली रीजन तक इसमें एक्सियल फॉर्म में पाई जाती है, अक्षीय रूप से मिलती है, मतलब पूरी लंबाई में ये मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर फिनरेज बॉक्स पाए जाते हैं जो कि फिन्स को सपोर्ट करते हैं। ओरल रिंग को सपोर्ट करने के लिए ओरल हुड पाया जाता है इसमें। और गिल्स को सपोर्ट करने के लिए गिल रॉड्स पाई जाती हैं। ये 3 जो है अदर स्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी मिलती हैं इसमें। सीलोम जो है ट्रूसिलोमेटिक होते हैं और इसमें सीलोमिक फ्लूइड भरा होता है। सीलोम के अंदर सीलोमिक फ्लूइड भरा होगा। इसमें एक अदर कैविटी और पाई जाती है जिसको एट्रियम कहते हैं। ये जो है सीलोमिक कैविटी से अलग होती है और ये मेटा प्लूरल फोल्ड्स के द्वारा गिल स्लिट के दोनों तरफ बनती है ये। तो जो गिल स्लिट हैं वो डायरेक्टली एट्रियम में खुलते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि जो गिल स्लिट की कैविटी होती है, एक तरह से ये जो गिल स्लिट है डायरेक्टली इसमें एट्रियम जो कैविटी है उसके अंदर खुलते हैं इसमें। अब आते हैं ऑर्गन सिस्टम्स पर। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसमें इसके मुख्य पार्ट ये, जैसे माउथ जो होता है ओरल हुड के अंदर की ओर माउथ होगा और बकल कैविटी होगी, ठीक है। माउथ, ओरल हुड और बकल कैविटी ये तीनों जो है टेस्ट होंगे। इस ओरल हुड पर ओरल बकल सिराई पाई जाती हैं ये। और जो ये बकल सिराई जो है ये इन्हीं के मूवमेंट से जो है एक वाटर करंट पैदा होती है और ये वाटर करंट जो है ई फेरिंग्स वाले रीजन में जाती है, ईसोफेगस होते हुए, सॉरी ई फेरिंग्स होते हुए ईसोफेगस में जाती है। तो इसमें भी जो ये भी एक फिल्टर फीडर है या सिलियरी फीडर कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या होगा कि बाहर की ओर माउथ है, माउथ के चारों ओर ओरल हुड है और जो कैविटी कहलाती है वो बकल कैविटी होती है। बकल कैविटी फेरिंग्स से जुड़ी होती है। फेरिंग्स ईसोफेगस नीचे की तरफ और फिर नीचे की तरफ जो इंटेस्टाइन है ये मिडगट और हैंडगट में बटी हुई होती है और एंड पॉइंट जो होता है वो एनस होता है इसमें। इसमें मिडगट के साथ एक मिडगट डाइवर्टिकुलम जो होता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है इसमें। यदि डाइजेशन की बात करते हैं इसमें तो ये माइक्रोफेगस है हडमानिया की तरह ही, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये खाता है। सीलियरी या फिल्टर फीडर है, सीलियरी फीडर है। मैंने बताया कि बकल जो सिराई है वो उनमें मूवमेंट होता है, उनके मूवमेंट की वजह से एक जल की धारा बनती है और ये जल की धारा फेरिंग्स में आती है। जो भी उस धारा के अंदर या जल के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको ये ट्रैप कर लिया जाता है इसमें, ठीक है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है फेरिंग्स के अंदर, देखो इसी के द्वारा फेरिंग्स में रेस्पिरेशन भी होता है और डाइजेशन भी, मतलब कि वाटर करंट के द्वारा ही
रेस्पिरेशन होगा और वाटर करंट के द्वारा ही इसमें डाइजेशन भी होगा। जल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको तो ट्रैप कर लिया जाता है, और जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को जो फेरिंग्स में जो गिल स्लिट हैं वहाँ भेज दिया जाता है। तो रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों जो है वाटर करंट पर डिपेंड करते हैं। डाइजेशन जो है इसका मिडगट में प्रारंभ होता है। मिडगट डाइवर्टिकुलम होता है, जिससे कि हमने जैसे अभी पिछले डायग्राम में देखा था, यहाँ पर क्या है, हेपेटिक डाइवर्टिकुलम है, ये मिडगट से जुड़ा होता है, और यह जो है एक तरह से लीवर की तरह फंक्शन करता है। इसी के द्वारा जो एंजाइम मिडगट में डाले जाते हैं। अब इसमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एमाइलेज, लाइपेज और प्रोटेज तीनों होते हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का जो पाचन के जो ये पाचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड है वो मिडगट और हिंडगट में एब्जॉर्व कर लिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के द्वारा बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। तो ये एक सिंपल जो है इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, बहुत सिंपल। अब आते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पर। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका वो क्लोज टाइप का होता है। क्लोज टाइप का मतलब है कि जो ब्लड है वो वेसल्स या वाहिनियों में बहता है, ठीक है। इसका जो ब्लड है वो कलरलेस होता है, यानी कि किसी प्रकार का ब्लड में कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता है। और ब्लड का जो काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है उसको कैरी करना, ठीक है। इसमें ब्लड में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होगा, इसमें हार्ट एब्सेंट होता है, सिर्फ जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और लिम्फ वेसल्स पाए जाएंगे। ब्लड वेसल्स में कौन कौन सी वेसल्स होती हैं, साइनस वेनोसस, वेंट्रल एओर्टा, डोर्सल एओर्टा, सब इंटेस्टाइनल वेन, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, कार्डिनल वेन और पैराइटल वेन, ये सारी जो वेन्स पाई जाती हैं। अब कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर है ये बताता हूँ। देखिए साइनस वेनोसस, ये जो यहाँ पर ये संरचना है, ये साइनस वेनोसस है, ये लिखा हुआ, ठीक है। एक फूली हुई संरचना होती है साइनस वेनोसस, ठीक है। वेंट्रल एओर्टा, ये जो वेंट्रल एओर्टा है, ये नीचे वाली जो दिख रही है ये वेंट्रल एओर्टा है। डॉर्सल एओर्टा, ये ऊपर वाली जो दिख रही है पीछे से लेकर आगे तक, ये है डॉर्सल एओर्टा। यहाँ तक तो अनपेयर्ड होती है और यहाँ इसके बाद पेयर्ड हो जाती है, यानी कि बाइफर्केट हो जाती है। सब इंटेस्टाइनल जो है इंटेस्टाइन के पास होगी, ठीक है। यानी कि जो सब इंटेस्टाइनल होगी वो पीछे टेल वाले रीजन से ब्लड कलेक्ट करेगी। देखिए सारी जो वेसल्स हैं मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से कौन कौन से ब्लड कैसे, पहले तो वेसल्स के बारे में मैं बताता हूँ है कहाँ पर, ठीक है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है लीवर को जाएगी, ठीक है। मिडगट से लीवर जुड़ा हुआ था डाइवर्टिकुलम से, तो वहाँ पर जो वेसल्स होगी वो हेपेटिक पोर्टल वेन होगी, ठीक है। कार्डिनल वेन जो है वो आगे की तरफ होगी, कार्डिनल वेन और पैराइटल वेन दोनों जो है फ्रंट वाले रीजन में पाई जाएंगी, ठीक है। तो अब ये जो हैं क्या क्या करती हैं कि साइनस वेनोसस क्या करती है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करती है। सभी जगह से जो है जो भी ब्लड आएगा वो सारा साइनस वेनोसस में डाला जाएगा। आगे यदि इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का चार्ट देख लोगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये इसका चार्ट है। तो इसमें क्या है कि साइनस वेनोसस में सारी जो वेसल्स हैं वो सारी साइनस वेनोसस के अंदर ब्लड को डालती हैं, और साइनस वेनोसस से जो ब्लड है वो वेंट्रल एओर्टा में डाला जाता है। वेंट्रल एओर्टा से फिर ये ब्रैंकियल एफरेंट ब्रैंकियल वेसल में डाला जाता है। एफरेंट ब्रैंकियल वेसल जो होंगी वो फरिंग्स पर जो गिल स्लिट्स हैं वहाँ ब्लड मतलब कि वो कैपिलरीज वहाँ होंगी, वहाँ से ये ऑक्सीजनेट होकर ब्लड को शुद्ध कर या ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को कैरी करके फिर उसके बाद ये इफ्रेंट ब्रैंकियल वेसल्स की ओर चली जाती हैं, ठीक है। इफ्रेंट ब्रैंकियल वेसल से फिर ये जो है डोर्सल एओर्टा द्वारा पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई की जाती है। अब इसमें जो कार्डिनल वाली जो रीजन है, कार्डिनल वेन है, ये क्या है कि वेंट्रोलेटरल यानी कि नीचे और पार्श्व अधर पार्श्व सतह से जो ब्लड कलेक्ट करेगी वो कार्डिनल वेन होगी, ठीक है। पैराइटल वेन जो होगी
फ्रंट वाले रीजन से, आगे वाले जो रीजन है वहाँ से ब्लड कलेक्ट करेगी। ये सारा कलेक्शन का काम करेंगी, कलेक्ट करके और ये साइनस वेनस में डालेंगी। इसी तरह से मैंने बताया कि सब इंटेस्टाइनल वेन जो है पीछे वाले हिस्से से ब्लड को कलेक्ट करेंगी, ठीक है। और ये सारी जो है साइनस वेनोसस में अपने कलेक्शन को डाल देंगी, यानी यहाँ से सब रक्त कलेक्ट किया और साइनस वेनोसस में अशुद्ध रक्त डाला, और साइनस वेनोसस से ये रक्त जो है वेंट्रल एओर्टा में गया, वेंट्रल एओर्टा में गया, वेंट्रल एओर्टा से इस तरह से, देखो यहाँ से डालने के बाद ये इस तरह से आया और वेंट्रल एओर्टा में गया। वेंट्रल एओर्टा में जाने के बाद ये जो है फेरिंग्स वाले रीजन पे जो एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स हैं वहाँ भेजा जाता है। वहाँ पर फिर इसका ऑक्सीजनेशन होता है। वहाँ जो फेरिंग्स के अंदर जो पानी आया है उस पानी में घुलित ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन को ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वहाँ पार्शियल प्रेशर के कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में चले जाएगा। इस तरह से जो निकलने वाला ब्लड है इफरेंट ब्रैंकियल वेसल में जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। और ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो फिर डोर्सल एओर्टा द्वारा अलग अलग पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये कि इसका एक सिंपल जो है सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो आज के लिए अभी इतना ही। आगे के जो टॉपिक है उसमें बचे हुए टॉपिक हैं वो आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।